बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि गैसियस एक्सचेंज है, उसका तीसरा पार्ट जिसमें हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया है। सबसे पहले था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स जिसमें हमने स्टोमेटा और लेंटिसेस के बारे में पढ़ा। फिर आया रेस्पिरेटरी पाथवे जिसमें हमने गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस को डिस्कस किया कि किस तरह जो हवा है वो नाक के ज़रिए एंटर होती है और फिर वो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इन सब से गुजरते हुए आखिरकार एल्वियोलाई में जाती है लंग्स के पास, और किस तरह वो ब्लड के साथ एक्सचेंज होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का जो हमने डिस्कस किया। उसके अलावा लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स के तौर पे एक्ट करता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप इसको समझ लेंगे, मैं आपको थोड़ी सी एनिमेशन भी दिखाऊंगी और साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना काफ़ी आसान हो जाए और आप लिख सकें, ठीक है। बुक से आप एक बार इसको रीड दें और फिर आपके लिए इसको पेपर में अटैम्प्ट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा इंशाल्लाह। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने इससे पिछले वाला टॉपिक जो है ना वो अपनी बुक से अच्छी तरह रीड किए और आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से आते हैं, आपको पूरा पाथवे रेस्पिरेशन का आता है। अगर आता है तो फिर हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन के पाथवे में आपने पढ़ा था कि किस तरह हवा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर एंटर करती है और फाइनली जाके ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आती है आपकी नोस्ट्रल्स के ज़रिए हवा अंदर जाती है और वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को फिल्टर आउट करने के बाद और टेम्परेचर को एडजस्ट करके फाइनली वो फेरिंग्स के उस पार्ट में जाती है जो नोज़ के नज़दीक होता है, जिसको हमने नेज़ोफेरिंग्स का नाम दिया था। फेरिंग्स डिवाइड कर जाता है लैरिंग्स में और इसोफेगस में। फूड इसोफेगस की तरफ चल जाती है और हवा लैरिंग्स की तरफ। लैरिंग्स से हवा जाती है विंड पाइप या ट्रैकिया में, जो कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स का बना होता है और तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है ब्रोंकाई में और हर ब्रोंकाई एक एक लंग में चला जाता है, ठीक है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई। आप जानते हैं कि जो राइट लंग था वो बड़ा था, उसमें 3 प्राइमरी ब्रोंकाई थे और लेफ्ट लंग के अंदर 2 प्राइमरी ब्रोंकाई थे, ठीक है। ब्रोंकाई डिवाइड करते करते ब्रोंक्यूल से फाइनली एल्वियोलाई में जाते हैं और एल्वियोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसके अंदर जाके हवा आपकी डिज़ोल्व कर जाती है और डिफ्यूज़ करके फिर वो कैपिलरीज को एंटर कर जाती है आर्टरीज़ के अंदर, और इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर पूरा इस रेस्पिरेटरी पाथवे को चलाया जाता है, ठीक है। इस पूरे पाथवे के बाद जब हमने लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि लंग्स डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और स्पॉन्जी होते हैं, एल्वियोलाई के मिलकर बने होते हैं। उनके इर्द गिर्द 12 रिब्स होती हैं, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। और नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम डायफ्राम का नाम देते हैं, जो कि जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं या बाहर निकालते हैं तो या वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। रिब्स का काम है हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और उसके अलावा जो डायफ्राम है वो वॉल्यूम को एडजस्ट करता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान। अब इस वॉल्यूम का एडजस्ट करना क्यों ज़रूरी है ये हमने जानना है, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो 2 स्टेप्स में होती है। एक इंस्पायरेशन मतलब हवा का अंदर लेके जाना जिसको हम इनहेलेशन का नाम भी देते हैं, और एक है एक्सपायरेशन मतलब हवा का बाहर निकालना जिसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर लेके जा रहे हैं हवा को अंदर ले जाते हुए, या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकाल रहे हैं। देखें जो आपकी एयर है ना उसके अंदर 78% तो नाइट्रोजन है, तो एक ऐसी गैस जो इतनी ज़्यादा मिकदार में पाई जा रही है हवा के अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सांस लें और वो सांस के साथ आपके जिस्म के अंदर ना जाए। उसके अलावा जितने पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, ऑब्वियसली जो काफ़ी पोल्यूटेंट्स हैं वो भी हमारी एयर के ज़रिए एंटर कर जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। फिर हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि किस तरह नोज़ के अंदर हेयर्स और म्यूकस वगैरह उनको फ़िल्टर आउट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाटर वेपर से ह्यूमिडिटी के ज़रिए, ह्यूमिडिटी जितनी भी इन्वायरमेंट में है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। अगर हम परसेंटेज देखें कंटेंट्स की तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है। बस ये कि इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा अंदर जाती है और एक्सपायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बाहर निकल जाती है। इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको कहा है कि प्रेशर डिफरेंस को एडजस्ट करना होता है डायफ्राम में। अब प्रेशर डिफरेंस को डायफ्राम ने एडजस्ट करना है, ठीक है। किस तरह से एडजस्ट करना है और ये प्रेशर डिफरेंस का एडजस्ट करना ज़रूरी क्यों है, ये हम जानते हैं गुब्बारे की मिसाल से। गुब्बारे के अंदर आपने बहुत ज़्यादा जो हवा है वो थोड़े से वॉल्यूम के अंदर बंद कर दिया प्रेशर लगा के, ठीक है, और फिर आप उस गुब्बारे को बंद कर देते हैं किसी भी धागे से, ठीक है। अब जब आप उस गुब्बारे को फाड़ेंगे तो हवा उससे जल्दी जल्दी निकले हुए जाएगी बाहर एयर के अंदर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ऐसा क्यों है कि उस गुब्बारे से हवा भागे भागे जाती है बाहर की तरफ, जबकि जो एयर है हाँ उस कमरे के अंदर वो नहीं एंटर कर जाती उस गुब्बारे के अंदर जब वो खुलता है। ऐसा इसलिए कि जो एयर है ना ये फॉलो करती है प्रेशर डिफरेंस के फार्मूला को, कि डिफ्यूजन को फॉलो करती है, और डिफ्यूजन के लिए प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। जहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा वो वहाँ से जाएगी उस तरफ डिफ्यूज़ करके जहाँ पे उसका प्रेशर कम है, ठीक है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह गुब्बारे में होता है, गुब्बारे के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा था
और बाहर की इन्वायरमेंट में प्रेशर कम है, तो जैसे ही वो गुब्बारा फटेगा हवा भागे भागे जाएगी बाहर की हवा में, ठीक है। बिल्कुल, अब इस एग्ज़ाम्पल को देखते हुए हम समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बस खड़े हैं और हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। हवा फॉलो करती है प्रेशर डिफरेंस के फार्मूला को, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। 9th में केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ में आप पढ़ के आ चुके हैं कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा मतलब वहाँ पे वॉल्यूम कम, और जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम। जैसे आप गुब्बारे की मिसाल ले लें, वहाँ वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, वहाँ एरिया बहुत कम है, तो वहाँ पे थोड़ी सी जगह जब आप हवा को बंद करेंगे तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब जिस रूम के अंदर आप बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं उसमें भी ऑब्वियसली हवा है, लेकिन आपको कोई शोर इर्द गिर्द हवा का महसूस नहीं हो रहा। अगर मैं इसके बरक्स से गुब्बारा आपके कान के पास ला के फाड़ूँ तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, ठीक है। और वो आवाज़ क्यों आएगी? क्योंकि वो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा हवा का जो उसके अंदर बंद की हुई है, और अभी उस हवा को निकलने का एक रास्ता मिला है, तो फिर वो एक वॉइस प्रोड्यूस करेगी, जब वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी इन्वायरमेंट के अंदर। अब इस प्रेशर के डिफरेंस का, इस बॉयल्स लॉ का हमारी बॉडी से क्या रिलेशन है, ठीक है। आप 1 मिनट में 16 से 20 बार ऑन एवरेज सांस लेते हैं, ठीक है। 16 से 20 बार आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर चेंजेस आते हैं, और ये प्रेशर चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर लेके आ रहे होते हैं रिब्स और डायफ्राम, ठीक है। जब हम डायफ्राम के बारे में पढ़ रहे थे अपने रेस्पिरेटरी पाथवे में, तो अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में एक बात आती है कि मतलब बाकी सब चीज़ों की तो समझ आ गई, रिब्स ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये डायफ्राम तो एक नीचे का स्ट्रक्चर है। डायफ्राम तो एक सेपरेशन है इसमें और एब्डोमेन में, या चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाली एक चीज़ है, तो शायद इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होगा आगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर स्पेसिफिकली। लेकिन ऐसा नहीं है, इस डायफ्राम की कंट्रैक्शन ही बेसिकली प्रेशर को और वॉल्यूम को एडजस्ट करती है, ठीक है। अगर कोई भी ख़राबी आ जाती है आपकी डायफ्राम की कंट्रैक्शन के अंदर तो आपके लिए सांस लेना काफ़ी दुश्वार हो जाता है। अब आप जानते हैं कि जब आपने हवा अंदर लेके जानी है तो हवा ने जाना है ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली तरफ, ठीक है। अब एक जो कमरा है, अगर हम उसको देखें तो हमें तो पहले ही लग रहा है कि यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो उसका बहुत ज़्यादा है। तो फिर हवा को कोई धक्का तो नहीं देगा कि वो हमारे जिस्म के अंदर आए। हमने खुद उसके लिए ऐसी इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करनी है, ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस करनी है कि वो भागे भागे नाक के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले हमारी जो रिब्स हैं वो एलिवेट कर जाती हैं, ठीक है। एलिवेट करके क्या करती हैं कि डायफ्राम नीचे मूव कर जाता है। हवा बेसिकली फॉलो करती है प्रेशर डिफरेंस के फार्मूला को, और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। आप पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में केमिस्ट्री में जब आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। जिस जगह का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, जैसे इस रूम का जिसमें इस वक्त बैठ के आप ये लेक्चर ले रहे हैं या मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, वहाँ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हवा का प्रेशर इतना मिनिमम है कि आपको महसूस नहीं हो रहा। इन केस कोई आंधी या तूफान वगैरह नहीं आ रहे, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर हमें गुब्बारे को देखें तो उसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा हवा का। इसी गुब्बारे को अगर मैं आपके कान के पास ला के फाड़ूँ तो आपको बहुत ज़ोर से एक आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। वो आवाज़ इसलिए होगी कि जब वो हवा उस गुब्बारे के अंदर से हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो वो इन्वायरमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अब इस रूम के अंदर जिसके अंदर पहले प्रेशर इतना कम है कि गुब्बारे से हवा निकल के उसके अंदर जा रही है, अब हमारी बॉडी अपने अंदर ऐसी क्या चेंजिंग्स लेके आएगी मल्टीपल टाइम्स 1 मिनट के अंदर कि इसी रूम के अंदर से हवा कभी कभी भागे हुए हमारे जिस्म के अंदर जाएगी और कभी वो निकल के हमारी बॉडी से वापस इस रूम के अंदर जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन को, और ये पूरा आपने पहले थोड़ा सा एनिमेशन के ज़रिए देखना है और फिर हम इंशाल्लाह इसको बुक से स्लाइड्स के ज़रिए रीड करेंगे। इंस्पायरेशन के अंदर आपने हवा को एक कम प्रेशर वाली जगह पे लेके आना होता है, मतलब अपनी चेस्ट कैविटी के अंदर, और इसके लिए आपको अपनी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर वहाँ का खुद ब खुद डिक्रीज़ कर जाएगा, और फिर एयर जो आप उस रूम के अंदर है वो भागे भागे आपकी नाक के ज़रिए आपके जिस्म के अंदर एंटर कर जाएगी। अब इसके लिए जो चेंजिंग्स हैं वो सबसे पहले ये कि आपकी जो रिब्स हैं, आपकी जो पसली हैं, वो एलिवेट कर जाती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं और बाहर की तरफ आती हैं। इसके लिए आप एक गहरा सांस लें और अपने सीने के ऊपर हाथ रखें, ठीक है। आप महसूस करेंगे कि जब आप सांस लेंगे तो आपकी जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगी। जब वो बाहर मूव करेंगी तो जो आपकी चेस्ट कैविटी है ना, उसके अंदर वॉल्यूम, उसके अंदर स्पेस बढ़ जाएगी। जब स्पेस बढ़ जाएगी तो वहाँ जो पहले से मौजूद हवा है उसका प्रेशर जो है वो जो रूम के अंदर मौजूद हवा है उसके कंपैरेटिवली डिक्रीज़ कर जाएगा, और हवा फिर जल्दी से डिफ्यूज़ करके आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। इस एनिमेशन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो आपके रिब्स हैं वो बाहर की तरफ एलिवेट करती हैं, और जो डायफ्राम है मस्कुलर ऑर्गन वो नीचे की तरफ जाएगा। वो नीचे की तरफ जाता ही इसलिए कि वो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है उसको बढ़ा सके। जब ये चेंजिंग्स आएंगी तो हवा खुद ब खुद अंदर आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, और फाइनली वो एल्वियोलाई के अंदर जाके डिज़ोल्व कर जाएगी।
अब एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा कि यही जो रिब्स बाहर की तरफ निकल के आएंगी ये वापस पीछे जाएंगी ताकि चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है उसको कम किया जा सके, वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया जा सके, ताकि खुद ब खुद प्रेशर इतना बढ़ जाए कि हवा को फोर्सफुली निकालना पड़ जाए हमारे जिस्म के अंदर से, ठीक है। और उसके लिए साथ ही साथ डायफ्राम भी ऊपर की तरफ मूव कर जाता है आपके लंग्स के पास, और जो हवा है उसके लिए बड़ा घुटन वाला माहौल बन जाता है आपके जिस्म के अंदर कि उसको फोर्सफुली फिर बाहर निकल के आना पड़ता है। अब निकालते क्यों है उसको, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अब हवा है सांस लेने के कुछ सेकंड्स के बाद हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जाता है। अब जानते हैं कि एल्वियोलाई के अंदर जाके जब एयर डिज़ोल्व कर जाती है तो किस तरह वो कैपिलरीज के ज़रिए डिफ्यूज़ करती है, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से डिफ्यूज़ करके चल जाती है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाती है लंग्स के अंदर। तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए फोर्सफुली फिर आपको सांस लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा कंटेंट है हमारी बॉडी के अंदर वो निकाला जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मिकदार में होना हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कम होगी तो हमारे जो ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, पॉन्स में पाए जाते, वो इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होंगे जितनी जल्दी वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कंसनट्रेशन को देख के एक्टिवेट होंगे। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए ना तो उसके लिए बहुत आपका जो ब्रेन है ना वो बहुत जल्दी काम करना छूट जाता है, ठीक है। आपके हार्ट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऑक्सीजन का घटना उतना बड़ा मसला नहीं है जितना कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है। इसलिए जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ेगी आपकी बॉडी पूरी कोशिश करेगी कि उसी लम्हे में उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाए, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस एनिमेशन के ज़रिए देखा है इसी स्लाइड के अंदर वो एक्सप्लेन किया गया आपके बुक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक्सपायरेशन के दूसरे पैराग्राफ में 16 to 20 टाइम पर मिनट रेट लिखा गया रेस्पिरेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सेंटर का इससे पहले मैंने जिक्र किया था। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना वो आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को चेक करते हैं ब्लड के अंदर, और जैसे ही इनके अंदर कोई डिफरेंस आता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है इन रेस्पिरेटरी सेंटर्स के लिए, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी रेस्पिरेटरी सेंटर उसी वक्त से मैसेज देंगे लिप्स को, लिप्स के मसल्स को, जो कि मैंने आपको बताया था इंटरकोस्टल मसल्स से लिप्स के दरमियान पाए जा रहे, और डायफ्राम को कि वो अपने अंदर चेंजिंग्स लेके आएँ, ठीक है। वो चेंजिंग्स क्या होंगी, आप जानते हैं कि अगर एक्सपायर करना है, हवा को बाहर निकालना है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा, वो दोबारा से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डोम शेप स्ट्रक्चर अटेन कर लेगा अपना दोबारा से, और जो मसल्स हैं रिब्स के वो भी रिलैक्स कर जाएंगे और रिब्स जो हैं वो पीछे की तरफ चल जाएंगी। रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आगे की तरफ आ जाती हैं, एलिवेट कर जाती हैं, चेस्ट कैविटी की एरिया बढ़ा देती हैं ताकि सांस अंदर जाया जा सके। अब आपने सांस को बाहर निकालना है तो फिर से इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे और सांस जो है वो बहुत आसानी से बाहर आपके जिस्म से आ जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर इसी को दिखाया गया है, एयर किस तरह से मूव कर रही है आपकी बॉडी के अंदर। पहले स्टेप में इंस्पायरेशन में रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और उसके ऑपोजिट होता है जब आप एक्सपायर करते हैं तो रिब्स मूव कर जाती हैं नीचे की तरफ, वो फिर से अपनी वापस पोजीशन पे चले जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। अब अगर आप इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर की जो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है वो देखें तो ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर के अंदर है 21%, और जब आप हवा बाहर निकालते हैं उसके अंदर 16% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप हवा अंदर लेके जाते हैं उसके अंदर 0.04% है, और एक्सपायर्ड एयर के अंदर वो 4% है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा है। नाइट्रोजन की मिकदार सेम रहती है 79%। वाटर वेपर जो हैं आप देखें तो वो डिपेंड करते हैं कि माहौल में, अगर आप किसी डेजर्ट के अंदर हैं तो ऑब्वियसली हवा के जो अंदर जो नमी है वो बहुत कम होगी, ठीक है। और उसके मुकाबले में अगर आप रेन फॉरेस्ट के अंदर है तो वहाँ जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे हवा के अंदर,